ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी सानंद में एक सेमीकंडक्टर संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। नेता विपक्ष राहुल गांधी के केरल दौरे का दूसरा दिन आज कई जगहों पर जनसभाएं और रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन, पार्टी की मजबूती पर देंगे ध्यान। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, रुपए में गिरावट, इकोनॉमी, रोजगार समेत कई मुद्दों पर की सरकार की घेराबंदी, पीएम मोदी को बताया कॉम्प्रोमाइज्ड। राकेश टिकैत को ओडिशा में पुलिस ने किया गिरफ्तार, रिहाई की मांग के साथ सड़क पर उतरे देश भर के किसान, रिहाई तक धरना जारी रखने का किया ऐलान। संसद में नक्सलवाद पर अमित शाह के जवाब पर भूपेश बघेल का पलटवार, शाह के दावों को बताया सरासर झूठ, नक्सल मामलों में राजनीति न करने की दी सलाह। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बुलाई बड़ी बैठक, पार्टी के 12 मॉल एवेन्यू स्थित कार्यालय में प्रदेश और जिला कमेटी के पदाधिकारी होंगे शामिल। 2027 के यूपी चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा। वडोदरा में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जारी की चार्जशीट, पार्टी ने भ्रष्टाचार और कई प्रशासनिक मुद्दों को उठाया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची, मैनागुड़ी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार को बदला, राज्य में 23 और 29 अप्रैल को होने हैं चुनाव। असम में चुनावी कैंपेन के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार सुनील कुमार छेत्री पर हमला, नाडौर निर्वाचन क्षेत्र में हुआ हादसा, अस्पताल में भर्ती। सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला मौलाना अब्दुल सलीम गिरफ्तार, बिहार के पूर्णिया से लिया गया हिरासत में, देश के कई हिस्सों में दर्ज की गई थी शिकायतें। ईरान के इस्फहान में अमेरिका ने दागे 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर किया खौफनाक वीडियो, अंडरग्राउंड और मजबूत सुरक्षित ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। भारत आने वाली नागरिक विमान पर अमेरिकी हमले से भड़का ईरान, बताया युद्ध अपराध, मानवीय मिशन के तहत नई दिल्ली जाने वाला था विमान। जब तक ईरान की हार ना हो, यूएस ना रोके हमले, सऊदी, यूएई, कुवैत और बहरीन ने ट्रंप को भेजा सीक्रेट मैसेज, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, खाड़ी देश ईरानी हमलों का कर रही पलटवार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा यूटर्न, हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाए बिना ही ईरान संग युद्ध खत्म करने को तैयार, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में किया गया दावा। भारत ने चीनी सीसीटीवी पर लगाया बैन तो बौखलाया जिनपिंग प्रशासन, ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल के जरिए की फैसले की निंदा, कहा यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ। आज चालू वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन, टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का आज अंतिम मौका, रात तक खुले रहेंगे कई दफ्तर और बैंकों में रहेगा कामकाज का भारी दबाव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की यूरोपीय संसद के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात, भारत और ईयू मुक्त व्यापार समझौते को जल्दी लागू करने पर की है चर्चा, कहा यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक निर्णायक कदम। 2025 से 2026 के रबी सत्र में बढ़ेगा सरसों का उत्पादन, 119.4 लाख टन होने का अनुमान, उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे। सोना चांदी की कीमतों में आई तेजी, कॉमेक्स पर सोना $4,618 प्रति औंस, वहीं चांदी $73.2 तक पहुंची। देश में उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक, आपूर्ति संकट के बावजूद किसानों को तय दाम पर मिलेंगे यूरिया और डीएपी, पश्चिम एशिया जंग के कारण दाम में आई तेजी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने बीजेपी पर जबरन इस्तीफा लेने का आरोप लगाया है और अब इस मामले में छात्रों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में 30 मार्च को पटना यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी को देखते ही छात्रों ने नारेबाजी की। छात्रों ने सम्राट चौधरी के विरोध में नारेबाजी की। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी में सीएम नीतीश कुमार नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, लेकिन उनके पहुंचते ही परिसर में हंगामा शुरू हो गया। छात्रों ने जमकर विरोध किया और इस दौरान सम्राट चौधरी के आगे ही सम्राट गो बैक के नारे गूंजने लगे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। छात्रों की भारी भीड़ और लगातार हो रहे विरोध के बीच प्रशासन ने आनन फानन में उद्घाटन कार्यक्रम पूरा कराया। हालात इस कदर बेकाबू होते नजर आए कि सुरक्षा कर्मियों को मोर्चा संभालना पड़ा और मुख्यमंत्री समेत पूरे अमले को कुछ ही मिनट के अंदर वापस लौटना पड़ा। वहीं अब इस घटना के बाद सियासत गर्मा गई है। छात्रों का ये गुस्सा नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने और सम्राट चौधरी को सीएम बनाए जाने की खबरों को लेकर बताया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद से उनके सीएम पद छोड़ने की चर्चा तेज हो गई है। वहीं नीतीश ने एमएलसी के पद से इस्तीफा भी दे दिया है और खबर है कि जल्द ही वो मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ देंगे। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये पद संभाल सकते हैं। वहीं इस मामले को लेकर राज्य की सियासत पहले ही गरमाई हुई थी। विपक्ष तो इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहा था और अब जनता में भी इसे लेकर रोष दिखाई दे रहा है, जिससे बड़ा बवाल शुरू हो चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 23 अप्रैल को होने वाली राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं को घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने और बदलने के लिए 8,000 रुपए मूल्य की इलाथारसी कूपन योजना शुरू करने की घोषणा की गई। स्टालिन ने कहा कि ये नई इलाथारसी योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत उन परिवारों की महिलाओं को जो आयकर के दायरे में नहीं आती हैं, उनके निवास स्थान के आसपास की दुकानों से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए 8,000 रुपए का एक मुफ्त कूपन प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु चुनाव में आमतौर पर डीएमके का चुनावी घोषणा पत्र हीरो होता है, लेकिन अब द्रविड़ मॉडल 2.0 का चुनावी घोषणा पत्र सुपरस्टार बन गया है। 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव में पार्टी नीत गठबंधन 2034 में से 200 से अधिक सीट पर जीत दर्ज करेगा। डीएमके ने चुनावी वादों को सुपरस्टार करार दिया और स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उपचार की सीमा को 10 लाख रुपए करना, 50 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों, विधवाओं और अविवाहित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह करने, कलिनार मगलीर उरुमई थोगई योजना के तहत मासिक अनुदान को 2 गुना करके 2,000 रुपए करना और इस योजना के तहत नई पात्र महिलाओं को शामिल करने का वादा किया है। इसके अलावा डीएमके ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार 8वीं कक्षा के छात्रों तक करने और मुफ्त बिजली प्रदान करने वाले 20 लाख से अधिक किसानों को बिना मीटर के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक पंप सेट निःशुल्क उपलब्ध कराने सहित कई घोषणाएं की है। देश में जल्दी जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसको लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। जनगणना अब सिर्फ लोगों की गिनती तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि इसमें कई और जानकारियां भी शामिल की जा रही हैं। सरकार ने पहले चरण के लिए 30 से ज्यादा सवालों की लिस्ट जारी की है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। कई इसे जरूरी बता रहे हैं तो कई गैर जरूरी। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा लिव इन रिलेशनशिप के सवाल को लेकर हो रही है। सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना पोर्टल पर जारी जानकारी के मुताबिक अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और वो अपने रिश्ते को एक स्थिर संबंध मानते हैं, तो जनगणना के दौरान उन्हें शादीशुदा जोड़ा ही माना जाएगा। ये पहली बार है जब जनगणना के आधिकारिक सवालों में इस तरह के सामाजिक ढांचे को स्पष्ट रूप से जगह दी गई है। आइए जान लेते हैं कि इस बार की जनगणना में कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मुखिया की जाति, सामान्य पिछड़ा वर्ग और SC/ST, मकान की स्थिति, स्वयं का घर या किराए का, बुनियादी ढांचा, मकान नंबर, छत और फर्श में प्रयुक्त सामग्री, पेयजल, पानी का मुख्य स्रोत और उसकी उपलब्धता, प्रकाश का स्रोत, बिजली का मुख्य जरिया, शौचालय, सुलभता और उसका प्रकार यानी वेस्टर्न या इंडियन, स्नान गृह यानी बाथरूम, घर में नहाने की व्यवस्था की जानकारी, रसोई और ईंधन, रसोई घर की उपलब्धता और खाना पकाने का साधन, खान पान, परिवार की तरफ से उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज,
डिजिटल पहुंच, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन और मोबाइल की संख्या, वाहन यानी 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों का विवरण, वैवाहिक स्थिति, विवाहित सदस्यों की संख्या और लिव इन का विवरण, सदस्य विवरण, परिवार के कुल सदस्य, मुखिया का लिंग और शिक्षा एवं रोजगार। आगामी 17 अप्रैल से नागरिक स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 2 मई से प्रगणक यानी एन्यूमरेटर्स घर घर जाकर ये डेटा जुटाएंगे। राजनीतिक गलियारों में इस जनगणना को भविष्य की नीतियों का आधार माना जा रहा है। सरकार का तर्क है कि जब तक डेटा सटीक नहीं होगा, योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंचेंगी। यही कारण है कि इस बार शौचालय के प्रकार, रसोई में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और यहां तक कि परिवार द्वारा खाए जाने वाले मुख्य अनाज की भी जानकारी मांगी गई है। सरकार ने साफ किया है कि जनगणना में बैंकिंग डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी। सरकार के पास जनधन, यूपीआई और अन्य डेटाबेस के जरिए वित्तीय जानकारी पहले से ही मौजूद है, इसलिए इस सवाल को सर्वे से बाहर रखा गया है। अब देखना होगा कि इस जानकारी से सरकार को कामकाज में कितनी आसानी होती है और लोग इन जानकारियों को साझा करने में कितना सहज महसूस कर पाते हैं। रिश्ते किस्मत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। जो सच में अपने होते हैं वो कभी छोड़कर नहीं जाते। राधे राधे गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो, राधा रमण हरे गोपाल बोलो। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल और असम में घुसपैठ के मुद्दे को हमेशा उजागर करते हुए नजर आते हैं। साथ ही बंगाल की टीएमसी सरकार पर सवालों की बौछार भी करते हैं। लेकिन इस बार शाह को घुसपैठ का मुद्दा उठाना भारी पड़ गया है। उनके लगातार आ रहे बयानों को लेकर अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, तो अमित शाह जी आप गृह मंत्री है, अमित शाह जी आप गृह मंत्री है। लगभग 10 साल से भी ज्यादा समय असम में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है ना, तो आप क्यों रोना रो रहे हो? अगर घुसपैठिया है पश्चिम बंगाल में और असम में तो आपकी जिम्मेदारी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके पास है? आर्मी किसके पास है? यंत्रणा किसके पास है? आपके पास है। ये तो आपका फेल्योर है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए आगे कहा, नहीं देखिए, भारत को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो आज दिल्ली में जो सरकार है उनसे। उस सरकार को कोई भूमिका नहीं है, कोई विजन नहीं है, हाँ कोई दिशा नहीं है। 24 आवर चुनाव में 365 डेज ये चुनाव एक्शन और चुनाव मोड में रहने वाले ये लोग हैं। इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है देश में, देश के बाहर, सीमा पर। पाकिस्तान एक भूमिका लेकर युद्धबंदी के लिए काम कर रही है। हिंदुस्तान कहाँ है? ये केरल का चुनाव में जाएंगे, फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे, फिर आसाम जाएंगे, फिर तमिलनाडु जाएंगे, फिर पुदुचेरी जाएंगे। बता दें, शाह ने 30 मार्च को भी असम में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 साल से भाजपा अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। बहुत सारा काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। हमें 5 साल का और मौका दीजिए, हम इसे जड़ से समाप्त कर देंगे। अब संजय राउत के इस बयान के बाद शाह अपने ही बयानों में घिर गए हैं और मोदी सरकार सत्ते में आ गई है। अब देखना ये होगा कि संजय राउत के हमलों का जवाब बीजेपी कैसे देती है।